नमस्ते अमीगोस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो एक बार फिर ग्लोबल हेडलाइन में आ गया है, वेनेजुएला। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट की तरफ से वेनेजुएला पर मिलिट्री प्रेशर बढ़ाने की बात सामने आई है, जिसके साथ पोटेंशियल एक्शन की वार्निंग भी दी जा रही है। अब तक फुल स्केल वॉर कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन जो चीज क्लियर है वो ये है कि यूएस वेनेजुएला रिलेशन में टेंशन का लेवल काफी हाई हो चुका है। ये सिचुएशन सिर्फ दो कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं, इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है रीजनल स्टेबिलिटी, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और पूरे लैटिन अमेरिका। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेनेजुएला अचानक फिर हेडलाइन में क्यों आ गया, यूएस प्रेशर के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं और आगे चलकर ये टेंशन किस डायरेक्शन में जा सकती है। अब समझते हैं लेटेस्ट टेंशन ट्रिगर किस वजह से हुई है। सबसे पहला फैक्टर वेनेजुएला इस की डिस्टरप्टेड इलेक्शन और ऑनगोइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ऑपोजिशन और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का एलिगेशन है कि डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वीकन किया जा रहा है। इसका बैकड्रॉप में यूएस ने वेनेजुएला लीडरशिप पर डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड के सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। वॉशिंगटन का कहना है कि इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं थे। वहीं काराकास का रिस्पॉन्स बिल्कुल ऑपोजिट है। वेनेजुएला गवर्नमेंट का क्लेम है कि ये सब फॉरेन इंटरफेरेंस का हिस्सा है और यूएस प्रेशर कंट्री की सॉवरेनिटी को टारगेट कर रहा है। इन सब के ऊपर लॉन्ग स्टैंडिंग यूएस सैंक्शंस ऑलरेडी रिलेशन को टेंस बना चुके हैं। रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट ने इस डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ को और इंटेंसिफाई कर दिया है, जिसका इफेक्ट हम मिलिट्री सिग्नलिंग और स्ट्रांग वार्निंग के फॉर्म में देख रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ एक इलेक्शन इशू नहीं बल्कि पॉलिटिकल पावर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन है, जो यूएस वेनेजुएला टेंशन को फिर से बॉइलिंग पॉइंट के करीब ला रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कोई अमेरिका स्ट्राइक हो चुकी है? शॉर्ट आंसर है नहीं। अभी तक यूनाइटेड स्टेट ने सिर की तरफ से वेनेजुएला पर किसी भी लार्ज स्केल एरिया या एयर पे स्ट्राइक नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर सच है कि यूएस ने अपने मिलिट्री रेडीनेस बढ़ा दी है। इसमें शामिल है सर्वेलेंस ऑपरेशन, नेवल प्रेजेंस और सैंक्शन एनफोर्समेंट को और स्ट्रिक्ट करना। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जब डायरेक्टली वॉरफेयर के लिए नहीं बल्कि प्रेशर टैक्टिक के तौर पर यूज हो रहा है, ताकि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवरेज बनी रहे। अब बात करते हैं वेनेजुएला के अराउंड मिलिट्री यूएस प्रेजेंस का। हिस्टोरिकली यूएस वेनेजुएला के आसपास कैरेबियन रीजन और नियर बाय वाटर्स में अपने नेवल एसेट, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और जॉइंट पेट्रोल डिप्लॉय करते रहे हैं। ऑफिशियली इन मूवमेंट्स को एंटी ड्रग ऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स या रीजनल डिटेरेंस मेजर के तौर पर एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही मैटर नहीं करती, सिग्नलिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे डिप्लॉयमेंट्स वेनेजुएला और उसके एलाइज को ये सिग्नल देते हैं कि यूएस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और जरूरत पड़ने पे क्विक रिस्पांस कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए ये प्रेशर सिर्फ रूटीन मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है, जिसमें प्रेशर क्रिएट करना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को बिना प्राइमर ऑब्जेक्टिव होता है। अब समझते हैं यूनाइटेड स्टेट वेनेजुएला को लेकर इतनी कंसर्न क्यों है। यूनाइटेड स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वेनेजुएला सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं बल्कि मल्टीपल सिक्योरिटी कंसर्न का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला कंसर्न है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म क्राइसिस इस किसी भी रीजन को अनस्टेबल बना सकते हैं। दूसरा, यूएस और इंटरनेशनल बॉडीज ने एलिगेटेड ह्यूमन राइट वॉलेशन पर भी सीरियस कंसर्न रेज किए हैं। तीसरा मेजर फैक्टर है रीजनल सिक्योरिटी रिस्क। अगर वेनेजुएला ज्यादा अनस्टेबल होता है तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पूरे लैटिन अमेरिका पर पड़ सकता है, माइग्रेशन, क्राइम और अनरेस्ट के फॉर्म में। और एक और इम्पोर्टेंट एंगल है राइवल ग्लोबल पावर की प्रेजेंस। वॉशिंगटन को ये वरी रहती है कि वेनेजुएला जैसी कंट्री अगर यूएस इन्फ्लुएंस से दूर जाती है तो वहाँ यूएस के राइवल अपनी स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड बना सकते हैं। इसीलिए यूएस के लिए वेनेजुएला सिर्फ एक बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं बल्कि हेमिस्फेरिक सिक्योरिटी का मैटर बन जाता है, जहाँ इंस्टेबिलिटी को अर्ली स्टेज पर कंट्रोल करना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस माना जाता है। अब देखते हैं वेनेजुएला ने यूएस प्रेशर का रिस्पॉन्स कैसे दिया है। वेनेजुएला की अथॉरिटीज ने यूएस के एक्शन को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है और उन्हें डायरेक्ट वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी बताया है। गवर्नमेंट स्टेटमेंट में बार बार नेशनल डिफेंस, इंडिपेंडेंस और फॉरेन इंटरफेरेंस की काफी रेजिस्टेंस पर जोर दिया गया है। कारस्पेस का नेगेटिव ये है कि ये प्रेशर
इम्पेरियलिस्टिक टैक्टिक का हिस्सा है जो कंट्री को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वीकन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वेनेजुएला ने मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रूप मोबिलाइजेशन और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रेडीनेस भी दिखाया है। इसका पर्पस सिर्फ मिलिट्री प्रिपरेशन नहीं होता बल्कि इंटरनल मैसेज देना कि गवर्नमेंट कंट्रोल में है और एक्सटर्नल सिग्नल भेजना कि वेनेजुएला प्रेशर के आगे झुकने वाली नहीं। इस तरह यूएस वेनेजुएला टेंशन सिर्फ डिप्लोमेटिक में तक लिमिटेड नहीं बल्कि सिंबॉलिक सिग्नलिंग और प्रोस्पेक्टिव वॉरफेयर का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के रोल की। प्रेसिडेंट निकोलस ने कॉन्स्टेंटली यूएस के एक्शन को अपने गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश के तौर पर प्रेजेंट किया है। उनका नरेटिव ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर वेनेजुएला की सोवरेनिटी और पॉलिटिकल सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का लेवल पर वॉशिंगटन के साथ कॉन्फ्रंटेशन प्रेसिडेंट निकोलस के लिए एक स्ट्रैटेजिक टूल भी बन जाता है। इससे वो पॉलिटिकल सपोर्ट कंसोलिडेट कर पाते हैं और पब्लिक अटेंशन को इकोनॉमिक चेंजेस, इन्फ्लेशन और लिविंग कंडीशन जैसे इश्यूज पर थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में यूएस काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं बल्कि इंटरनल पॉलिटिकल मैसेज का भी हिस्सा है, जहां एक्सटर्नल थ्रेट को हाईलाइट करके गवर्नमेंट अपने लेजिटिमेसी को कंट्रोल को रीइंफोर्स करती है। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। वेनेजुएला की मिलिट्री कैपेबिलिटी एक्चुअली कैसी है? ऑन पेपर वेनेजुएला के पास साउथ अमेरिका की लार्ज मिलिट्रीज में से एक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। वेनेजुएला की आर्म फोर्सेस काफी हद तक एज्ड इक्विपमेंट्स पर डिपेंड करती है। मॉडर्नाइजेशन लिमिटेड रहा है और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से फंडिंग और मेंटेनेंस ही एक बिग इशू है। फ्यूल शॉर्टेज, स्पेयर पार्ट की कमी और ट्रेनिंग कॉन्सेंट्रेशन मिलिट्री रेडीनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि वेनेजुएला इंटरनल डिफेंस और लिमिटेड रीजनल ऑपरेशन के लिए केपेबल है, लेकिन अगर बात हो कि प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट की एक ग्लोबल मिलिट्री पावर जैसे यूएस के साथ, वो वेनेजुएला के लिए उसे सस्टेन करना काफी मुश्किल होगा। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिलिट्री पोस्चरिंग और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ज्यादातर डिटेन और सिग्नलिंग के लिए होता है, ना कि एक्चुअल फुल स्केल वॉर के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये टेंशन एक्चुअली वॉर में बदल सकती है? मोस्ट मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि यूएस और वेनेजुएला के बीच फुल स्केल वॉर के चांसेस काफी लो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क बिल्कुल जीरो है। कुछ रियल डेंजर भी एग्जिस्ट करते हैं, एक्सीडेंटल क्लैशेस, मिसकैलकुलेशन एट मिलिट्री लेवल और फिर पॉलिटिकल ओवर रिएक्शन। कभी कभी एक छोटा सा इंसिडेंट जैसे नेवल इनकाउंटर, एयर स्पेस वायलेशन या एग्रेसिव सिग्नलिंग अगर टाइम पे डिप्लोमेटिकली हैंडल ना हो तो वो बिगर क्राइसिस में वायरल हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट ये एम्फेसाइज करते हैं कि इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन चैनल ओपन रहना चाहिए, बैकडोर डिप्लोमेसी और री एस्केलेशन एफर्ट बिल्कुल इम्पोर्टेंस में होनी चाहिए। बॉटम लाइन ये है, वॉर अनलाइकली है, लेकिन टेंशन को लाइटली लेना भी रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं चाइना, रशिया और ईरान के रोल की। वेनेजुएला के रशिया, चाइना और ईरान के साथ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज रहे हैं। ये तीनों कंट्रीज वेनेजुएला को डिप्लोमेटिक बैकिंग, इन्वेस्टमेंट और कुछ लेवल तक मिलिट्री कोऑपरेशन भी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट के साथ वेनेजुएला के लिए वॉर लड़ेगी। एक्सपर्ट इस पॉसिबिलिटी को काफी अनलाइकली मानते हैं, लेकिन फिर भी इसका सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बैकिंग वॉशिंगटन के लिए ऑप्शन को लिमिट कर देती है, क्योंकि वेनेजुएला पर प्रेशर डालना का मतलब काराकास को डील करना नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक को भी ध्यान में रखना होता है। सिंपल वर्ड्स में रशिया, चाइना और ईरान वेनेजुएला के लिए स्ट्रैटेजिक शील्ड जैसे काम करते हैं, जो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जियोपॉलिटिक्स को सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल के इश्यूज बना देते हैं। अब बात करते हैं लैटिन अमेरिका पर इस टेंशन का इम्पैक्ट की। अगर सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ती है तो इसका इफेक्ट सिर्फ वेनेजुएला तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसका नेबरिंग कंट्रीज डिस्टेबलाइज हो सकते हैं, रेफ्यूज फ्लो इंक्रीज हो सकता है और पूरे रीजन की इकोनॉमी पर प्रेशर आ सकता है। वेनेजुएला से पहले ही काफी लॉन्ग इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से दूसरे लैटिन
अमेरिकन कंट्रीज माइग्रेट कर चुके हैं। अगर मिलिट्री टेंशन बढ़ती है तो ये ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर लैटिन अमेरिका के नेशन मिलिट्री इंटरवेंशन के अगेंस्ट रहते हैं। उनका फोकस होता है डायलॉग और मिलिट्री से दूर रहना, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन पर, ताकि रीजन एक और लार्ज स्केल क्राइसिस से बच सके। सिंपल वर्ड्स में लातिन अमेरिका के लिए पीस सिर्फ मॉरल चॉइस नहीं बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नेसेसिटी भी है। अब आते हैं ऑयल, एनर्जी और ग्लोबल मार्केट के एंगल पर। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व हैं। इसकी वजह से वेनेजुएला सिर्फ पॉलिटिक नहीं बल्कि एनर्जी जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। अगर टेंशन एस्केलेट होती है तो ये कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ता है, तो ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो सकता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल ऑयल प्राइस पर, और ये सब ऐसे टाइम पर हो रहा है जब ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड एनर्जी सिक्योरिटी फ्रेजाइल है। मिडल ईस्ट टेंशन, रशिया यूक्रेन वॉर और सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी के बीच। इसलिए वेनेजुएला में इंस्टेबिलिटी सिर्फ रीजनल इशू नहीं रहता बल्कि ग्लोबल मार्केट को शेकन कर सकता है। फ्यूल प्राइस बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और इम्पोर्टिंग कंट्रीज पर एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है। सिंपल वर्ड्स में वेनेजुएला का क्राइसिस सिर्फ पॉलिटिक्स का गेम नहीं बल्कि पेट्रोल पंप के से लेकर स्टॉक मार्केट तक इम्पैक्ट देने की पावर रखा है। अब बात करते हैं इस क्राइसिस की ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस की। वेनेजुएला ऑलरेडी सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फूड शॉर्टेज, मेडिसिन की कमी और बेसिक सर्विस जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हेल्थ केयर का ब्रेकडाउन। अगर मिलिट्री आइसोलेशन होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान सिविलियंस झेलना पड़ेगा। नॉर्मल लोगों की डेली लाइफ और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट के इशू में माइग्रेशन और रेफ्यूजी का फ्लो बढ़ सकता है जो नेबरिंग कंट्रीज और इंटरनेशनल एड सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकती है। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि ऑलरेडी स्ट्रेच्ड रिलीफ नेटवर्क का ऐसे सिनेरियोज में ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में मिलिट्री एस्केलेशन का मतलब होता है पॉलिटिशियंस का डिसीजन का बिल कॉमन पीपल के हाथ में आ जाना। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल का इशू नहीं बल्कि एक ह्यूमन सफरिंग का क्राइसिस बन सकता है। इतनी टेंशन के बावजूद एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिप्लोमेटिक से अभी भी कोलैप्स नहीं हुई। यूएस और वेनेजुएला के बीच बैक चैनल टॉक अभी भी चल रही है, चाहे वो मेडिटेटर्स के थ्रू हो या रीजनल पार्टनर्स की क्वालिटी कंडक्ट नेगोशिएशन हो। रिपोर्टर्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि सैंक्शन, इलेक्शंस और पॉलिटिकल गारंटीज जैसे इशू पे बिहाइंड द सीन डिस्कशन हो रही है। हिस्ट्री भी ये देखता है कि यूएस वेनेजुएला रिलेशन अक्सर प्रेशर और डायलॉग के बीच ओवलेट करते रहे हैं। अभी टेंशन हाई होती है तो कभी नेगोशिएशन से टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। इसलिए सिचुएशन को सिर्फ वॉर वर्सेस पीस लेंस से नहीं देखा जाता, रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जहाँ प्रेशर, टैक्टिक और डिप्लोमेसी साथ साथ चलते हैं। अगर आप ये जज करने चाहते हैं कि सिचुएशन एस्केलेट हो रही है या नहीं तो कुछ की सिग्नल पर नजर डालना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सिग्नल होता है लार्ज स्केल ट्रूप डिप्लॉयमेंट। सिर्फ रूट पेट्रोल नहीं बल्कि मैसिव मूवमेंट ऑफ फोर्स। दूसरा कंफर्म्ड एयर स्ट्राइक या ऑफिशियल मिलिट्री एक्शन की क्लियर अनाउंसमेंट। सिर्फ अनोनिमस सोर्सेस या सोशल मीडिया क्लेम इस कैटेगरी में नहीं आते। तीसरा इम्पैक्ट सिग्नल डिप्लोमेटिक चैनल्स के बाद जो हो बंद हो जाना। जब एम्बसीज क्लोज होने लगे, टॉक ब्रेक हो जाए और कम्युनिकेशन कम्प्लीटली कट हो जाए तब रिस्क का लेवल काफी बढ़ जाता है। और चौथा, इमरजेंसी मीटिंग एट द यूएस। जब यूएन सिक्योरिटी कंट्रोल अर्जेंसी मीटिंग करते हैं तो यूजुअली ये सिचुएशन सीरियस होती है। अगर ये सिग्नल एब्सेंट है तो इसका मतलब होता है कि टेंशन को कंटेन किया जा रहा है, वॉर के लिए प्रे नहीं किया जा रहा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वॉर या सिर्फ स्ट्रैटेजिक प्रेशर? इस स्टेज पर वेनेजुएला मेजर वॉर की तरफ मूव नहीं कर रहा, लेकिन ये भी सच है कि कंट्री पर इंटेंस जियोपॉलिटिकल प्रेशर जरूर बन रहा है। यूएस मिलिट्री एक्शन से ज्यादा प्रेशर टैक्टिक, सैंक्शन और स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग यूज कर रहा है ताकि अपने लेवरेज मेंटेन कर सके। सिचुएशन अभी भी वॉलेट है। अगर किसी साइड से पुअर डिसीजन, मिस कैलकुलेशन या ओवर रिएक्शन होता है तो ट्रेजेक्शन चेंज हो सकती है। लेकिन फाइनल अभी के लिए ये एक हाई स्टेक स्टैंड ऑफ है, एक्टिव वॉर नहीं।
इसलिए ज़रूरी है कि हम फैक्ट्स पर फोकस करें और समझें कि जियोपॉलिटिक्स में प्रेशर और वॉर के बीच एक बहुत बड़ी ग्रे लाइन होती है। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।